भारत की राजनीति में कुछ एक नेता ऐसे होते हैं जिनका काम होता है विवाद खड़ा करना और विवादों के जरिए चर्चा में बने रहना। इन लोगों का मूल मंत्र होता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मणिशंकर अय्यर भी कांग्रेस के उन्हीं नेताओं में से एक है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मोदी ने हमें दीमक बुलाया है तो मैं तो कहता हूँ कि वो एक सांप है, वो एक बिछुआ है और ऐसे गंदे आदमी की तरफ से आलोचना हुई तो वो अपने आप में प्रशंसा बनती है। मेरे हाथ में ये जो किताब है ये मणिशंकर अय्यर ने लिखी है, मेमोयर ऑफ अ मैवरिक, द फर्स्ट 50 ईयर्स। इस किताब में मणिशंकर अय्यर ने 1941 से 1991 तक अपने अनुभव साझा किए हैं, जिससे वो फिर से चर्चा में आ गए हैं। कई सालों से उनकी चर्चा हो नहीं रही थी, इसीलिए इस फ्री वक्त में मणिशंकर ने ये किताब लिख डाली। लेकिन ना उनकी सोच बदली है ना इरादे। उन्होंने अपनी किताब में पूरा चैप्टर पाकिस्तान प्रेम में रंग दिया है। उन्होंने इस चैप्टर का शीर्षक लिखा है दिस इज एन एनिमी कंट्री, राइट? मतलब क्या पाकिस्तान वाकई दुश्मन देश है? हमारे अधिकांश राजनयिक और विदेश सचिव, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तानी जनता की राय को गैर जरूरी मानते हैं। एक अंश में उन्होंने ये बात लिखी है, मेरे ख्याल से वो पेज नंबर है 230, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और वहां पर वो ये बात लिख रहे हैं। Most of our diplomats and foreign secretaries, foreign ministers and prime minister appear to regard Pakistani public opinion as irrelevant. Most seem ready to scratch at the scabs that have formed over old wounds and ignore the alternative of cultivating good relations with ordinary Pakistani. Why refuse visas to Pakistani when we want to reprimand their rulers? Do we really believe all Pakistanis are jihadis bent on wreaking havoc on our people? Why stop the Samjhauta Express when we wish to retaliate for some act of terror that has nothing to do with 99.99% of Pakistani population? वो कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान की जो जनता है उनसे क्यों दुश्मनी करते हैं। अधिकांश लोग पुराने जख्म भरने की बजाय वो जख्मों पर जो एक मोटी परत जम जाती है स्किन की, उसे कुरेदने और आम पाकिस्तानी के साथ अच्छे संबंध बनाने के विकल्प को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम पाकिस्तान को उसकी ज्यादतियों के लिए परेशान करना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, तो आम पाकिस्तानी परेशान होता है, उसे ही मार पड़ती है। वाह भाई, आम पाकिस्तानी न सिर्फ हमारी तरह एक ही भाषा बोलता है, एक ही तहजीब साझा करता है, वो बॉलीवुड और उसके संगीत से प्यार करता है और एक ही चुटकुले पर हंसता है और उप महाद्वीप के बाहर हर जगह हमसे दोस्ती करता है। पाकिस्तान में नौकरी करने वाला लगभग हर आदमी जानता है कि पाकिस्तानी लोग भारतीयों से अच्छे संबंध रखते हैं। Well, Sunit and I were walking back from a dinner given to us in the Sindh Club by a Pakistani prisoner of war. He'd been in India as our guest for 3 years. So as we walked back, Sunit asked me a question. She said, "This is an enemy country, right?" It's a question that reverberated in my mind through my 3 years in Karachi and has continued to reverberate in my mind for the last 40 years. Is Pakistan an enemy country? Well, my short answer to that is that the Pakistanis are not an enemy people. The government of Pakistan does a lot of things that does make them an enemy of ours. But how far are they reacting to us and how far are they provoking us? अरे तो हुजूर क्या करें, पाकिस्तान की जनता को हिंदुस्तान में बसा लें। ये वही पाकिस्तान की जनता है ना जो मैं हुक्मरानों को चुनती है, आर्मी की अपनी इज्जत करती है, और वही आर्मी और आईएसआई मिलकर हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंकते हैं।
गजब ही बड़ा दिल है भाई आपका। मतलब जो पाकिस्तान देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने की साजिश रचता है, अवैध घुसपैठ कराता है, आतंकवादी भेजता है, आतंकवादी हमले कराने की साजिश रचता है, इनकी नजर में मणिशंकर अय्यर जी, आपकी नजर में वो पाकिस्तान मासूम है। पाकिस्तानी तो शराफत के पुतले हैं ही। अय्यर दिसंबर 1978 से जनवरी 1982 तक कराची में भारत के कॉन्सुलेट जनरल के तौर पर तैनात थे। मणिशंकर को पाकिस्तान में कोई खराबी नजर नहीं आती, वो हमारे सलूक में खराबी नजर आती है। उन्हें सारी खराबी पाकिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति में नजर आती है। सुनिए। Priority of the Foreign Service is completely wrong on Pakistan. And that our Ministry of External Affairs, which is so brilliant in understanding Paraguay, just does not understand our neighboring country, Pakistan. And the reason for this is that their minds, I'm saying this in front of Sham Saran, who is perhaps one of our most distinguished foreign secretaries, their minds are full of prejudices. And if you read Chinmay Ghare Khan's book called Centers of Power, he writes about 12 pages on how the entire elite of Indira Gandhi's PMO were engaged in competing with each other in giving drafts of a treaty which they hoped the Pakistanis would reject. पता नहीं मुझे क्यों ये लग रहा है जैसे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अय्यर साहब, लेकिन बाउंड्रीज के उस पार। अय्यर का मोदी विरोध आप सब जानते ही हैं, पाकिस्तान प्रेम तो आपने देख लिया है। मैं फिर कह रही हूं कि यहाँ पर पाकिस्तानियों से प्रेम तो आप जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी जो झेलता रहा है, और ऐसा नहीं है कि दोस्ती का हाथ हमने नहीं बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान मुशर्रफ के साथ, और फिर क्या हुआ था? करगिल का छुरा भोंका गया था। और ये एक बार नहीं, ये जख्म हर बार हिंदुस्तानियों ने झेले। ये वही पाकिस्तान है जहां पर हाफिज सईद जो है जमाई की तरह रह रहा है, और इनको लगता है अय्यर साहब को कि पाकिस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी बैर करते हैं। विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, एंटायर वो जो पीएमओ है इंदिरा गांधी के वक्त का जिक्र कर रहे हैं, वो सलूक जानबूझकर करते हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से। आई थिंक पाकिस्तान डिजर्व्स इट। अय्यर का मोदी विरोध आप जानते हैं। हमने जो मणिशंकर अय्यर की पुरानी बातें आपको सुनाई, उसमें तो 2014 से पहले ही पीएम मोदी के बारे में वो क्या क्या कहते रहे आपने सुना है। उनकी बद्दुआएं काम नहीं आई हैं, ऊपर वाले ने भी उनकी नहीं सुनी। मणिशंकर अय्यर का मोदी विरोध लेकिन बावजूद उसके अभी भी बरकरार है। वो पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी की विदेश नीति को भी गलत बताते हैं। पिछले 9 वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच सभी बातचीत बंद है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये लिखा है किताब में, लगभग हर प्रधानमंत्री अगर उनके पास समय होता तो पाकिस्तानियों के साथ किसी न किसी तरह की बातचीत का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब हम एक ठहराव की स्थिति में हैं और इस रोग का शिकार केवल आम लोग हैं। बातचीत न करने से पाक सेना का कुछ नहीं बिगड़ा है, बल्कि वहां के लोग शिकार बन रहे हैं। वहां के लोगों के रिश्तेदार बड़ी संख्या में भारत में रहते हैं और उनमें से कई हमारे देश की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, जो वो अब नहीं कर पा रहे हैं। हम पाकिस्तानी लोगों को क्या निशाना बना रहे हैं? आप चाहे तो पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को निशाना बना सकते हैं, लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये बाकायदा बातें लिखते हुए आपको मणिशंकर जो है वो नजर आ रहे हैं। मणिशंकर जितने पाकिस्तान के भक्त हैं वो हिंदुत्व के उतने ही बड़े विरोधी हैं, आलोचक हैं। इसके लिए वो राजीव गांधी से भी नाराज हैं और नरसिम्हा राव से भी। उन्होंने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करना राजीव गांधी को सबसे बड़ी गलती थी। अयोध्या में उनका शिलान्यास कराना पाप था। उफ, मैंने राजीव से कहा कि उनको अपने फैसले खुद लेने चाहिए थे, लेकिन अंत में तो प्रधानमंत्री का फैसला होता है। इसी शिलान्यास के चलते कांग्रेस चुनाव हारी, हम बीजेपी को रोक नहीं पाए। मोहब्बत पाकिस्तान से बड़ी है, पाकिस्तानियों से बड़ी है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों से, राजीव गांधी के अयोध्या में कुछ काम करवाने से बहुत एतराज है।
खास बात यह है कि मणिशंकर अय्यर जब राम मंदिर का शिलान्यास कराने को राजीव गांधी का पाप बता रहे थे, तब सोनिया गांधी भी समारोह में मौजूद थी, क्योंकि मणिशंकर अय्यर पूरी जिंदगी गांधी परिवार के भरोसे ही राजनीति करते रहे। उन्हें राजीव गांधी ही राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन उन्हें राजीव गांधी की काबिलियत पर यकीन नहीं था। उन्होंने लिखा, जब मुझे पता चला कि राजीव गांधी को पीएम बनाया जाएगा तो मैं हैरान रह गया। तब तक मैं उनके बारे में सिर्फ इतना जानता था कि वो इंडियन एयरलाइंस के पायलट हैं। मैंने सोचा कि एक पायलट इस महान देश को कैसे संभाल सकता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब पूरे देश में सिखों के खिलाफ दंगे भड़के हुए थे। इन दंगों में हजारों सिख मारे गए। इसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? सिख विरोधी दंगे जब शुरू हुए, तब राजीव जी ने सोचा कि क्योंकि इंदिरा जी के सबसे वरिष्ठ मंत्री नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री हैं, और इसका जिक्र वो बाकायदा यहां पर कर रहे हैं। And then came the fateful sentence, but when a mighty tree falls, it is only natural that the earth around it does shake a little. ये वही बात है। ऊपर वाले हाईलाइटेड उस पर देखिए आप। And then came the fateful sentence, but when mighty tree falls, it is only natural that the earth around it does shake a little. सबसे वरिष्ठ मंत्री नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री थे, एक वरिष्ठ अफसर खुराना थे। ये दो लोग मिलकर मामले का हल निकालेंगे, ये वो लिख रहे हैं, क्योंकि इंदिरा जी के सबसे वरिष्ठ मंत्री नरसिम्हा राव जी गृह मंत्री हुआ करते थे, एक वरिष्ठ अफसर खुराना थे। ये दो लोग मिलकर मामले का हल निकालेंगे। जब उन्होंने देखा इनके बस का काम नहीं है, तो रात के 2 बजे उन जगहों पर गए जहां सिखों का कत्लेआम हुआ था। मेरठ से सेना बुलाकर उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाया। उसके 16 दिन बाद उन्होंने वो कहा था जो उनके बारे में कहा जाता है कि 31 अक्टूबर को ही पेड़ की बात, जिससे दंगे शुरू हुए। हकीकत यह है कि परिस्थिति को सामान्य बनाने के 16 दिन बाद उन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नहीं, जब धरती हिलती है तब पेड़ गिरता है। विवाद खड़ा करना मणिशंकर अय्यर की फितरत है। मुझे लगता है कि ऐसी किताबें इसलिए लिखी जाती है ताकि कुछ दिन चर्चा हो, लोग भूल ना जाए कि कांग्रेस के शासन में मणिशंकर कितनी बड़ी हस्ती हुआ करते थे। शायद प्रचार की यही भूख रही होगी कि उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस के बजाय बीजेपी का प्रधानमंत्री बता दिया। उन्होंने सवाल जवाब के दौरान कहा कि पीएम नरसिम्हा राव ने मुझे बताया कि वो धर्मनिरपेक्षता की मेरी परिभाषा से सहमत नहीं थे। मैंने पूछा कि धर्मनिरपेक्षता की मेरी परिभाषा में क्या गलत है, तो नरसिम्हा राव ने कहा, मणि, ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते कि एक हिंदू राष्ट्र है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और कहा कि बीजेपी तो यही कहती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, बल्कि नरसिंह राव थे। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बता रहे हैं। हालांकि इस वाक्य का जिक्र वो इसके बाद आने वाली किताब में करेंगे। जब उनके जीवन के पहले 50 साल में इतना मसाला है, आप समझिए, तो आप कल्पना कर लीजिए कि अगली बुक में वो कैसे कैसे राज खोलेंगे। मैं आपको मणिशंकर अय्यर के ज्ञान का एक और नमूना सुनाती हूँ। जब चंद्रयान तृतीय चांद पर पहुंचने वाला था और पूरा देश इसके लिए दुआएं कर रहा था, तब उन्होंने कहा, क्या? सुनिए। What the moon landing brings to my mind is Rajiv Gandhi's clearly ranking ISRO above our Atomic Energy Commission. And the reason he did that is that he felt that Dr. Ramanna, who was heading the Atomic Energy Commission, was obsessed with making the bomb, whereas Dr. Satish Dhawan, who was heading ISRO, was dead against the weaponization of outer space. So you might describe ISRO as a Gandhian organization which has just achieved its goal, and the Atomic Energy Commission as clearly anti-Gandhian.
मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ATOMIC होना चाहिए था, वो TOMIC आ गया है। वो एटॉमिक एनर्जी है जिसका हम जिक्र कर रहे थे ग्राफिक्स में, लेकिन आप थियरी देख रहे हैं मणिशंकर अय्यर की। मतलब देश अपनी सुरक्षा ना करे, इनके हिसाब से हमारी रक्षा करने वाली सेना और सेना के लिए औजार बनाने वाले गलत है, मतलब गांधीयन नहीं है। यही मणिशंकर की खासियत है, वो इन्हीं तरीक़ों से चर्चा में रहते थे और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी रहते रहेंगे। उन्होंने कुछ और बातें इस किताब में लिखी है, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं 370 के कभी भी पक्ष में नहीं था। ये देखिए, I took down the questions and said we would return with draft answers. Akbar seemed a little shaken and to best of my memory took little further part a sampling of question why should we not have a uniform civil code, what justification was there for negating the Shah Bano judgment by an act of parliament. मेरे ख्याल से ये उसका जिक्र कर रहे हैं कि मुझसे ये सवाल जो है पूछे गए थे या लिख कर दिए गए थे। ये किताब का ये अंश ज़रूर लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी, लेकिन जितना अब तक आपके सामने रखा है आप समझ ही गए होंगे कि फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है, और वो इसलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो मणिशंकर अय्यर की चर्चा आखिर कौन करेगा।